Hello students, good morning everyone. Welcome back to today's session of Production Engineering. दोस्तों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। शुभ प्रभात सभी को। फटाफट सबके सब लाइव आ जाएं सभी स्टूडेंट्स। अभी अभी जीएस की क्लास ओवर हुई है और कुछ लोग जो जीएस की क्लास में रहते हैं वो भी रेस्ट लेने चले जाते हैं। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक। शुभ प्रभात, राधे राधे, राम राम सभी को। फटाफट आ जाएं लाइव, फटाफट कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। तो दोस्तों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक के सेशन में हमने क्या पढ़ा है? मेटल कटिंग का बेसिक हमने पढ़ लिया है, मेटल फॉर्मिंग का बेसिक पढ़ लिया, रोलिंग पढ़ लिया है, फोर्जिंग पढ़ लिया है, एक्सट्रूजन भी पढ़ लिया है और दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, वायर ड्राइंग भी इवन पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं शीट मेटल वर्क, राइट? तो शीट मेटल वर्क स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास में। और दोस्तों शीट मेटल वर्क खत्म होने के बाद हम लोग मेट्रोलॉजी से कंटिन्यू करेंगे। जो मशीनिंग के बेसिक के बाद जो मशीन टूल का पोर्शन है वो हम लोग मेट्रोलॉजी के बाद करेंगे, राइट? मशीन टूल का पोर्शन मेट्रोलॉजी के बाद स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास है हमारी शीट मेटल वर्क के ऊपर। यस, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अब मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है? क्लास पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज। यस, तो मैं एक एक बंदे का नाम नहीं ले पाऊंगा। गुड मॉर्निंग सभी को। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं, चलिए फटाफट आ जाइए क्लास में। तो दोस्तों हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोगों ने देखा था अभी तक, है ना, बाकी सारे फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो दोस्तों यहां पर शीट मेटल वर्क से हम लोग डील कर रहे हैं। किससे डील कर रहे हैं? शीट मेटल वर्क से, शीट मेटल वर्क से। तो दोस्तों शीट मेटल वर्क क्या होता है? नाम से ही दोस्तों पता लग रहा है कि शीट के ऊपर काम होने वाला है। किसके ऊपर? शीट के ऊपर काम होने वाला है। अब दोस्तों शीट की क्या डेफिनेशन है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। शीट क्या होता है मैंने आपको बेसिक में, स्टार्टिंग में ही बेसिक में बताया था। ऐसा कोई भी पार्ट जिसकी थिकनेस क्या हो, 5 या 5 mm से कम हो, या फिर आप सीधा बोल सकते हो 6 mm से कम हो। थिकनेस किससे कम हो? 6 mm से कम हो, ठीक है? और जो चौड़ाई हो मेरे दोस्त, चौड़ाई को या तो आप विड्थ बोलिए या फिर आप ब्रेड्थ बोलिए, ये 600 mm से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? 600 mm से ज्यादा हो। क्लियर है? यस यस। क्लास थोड़ी सी आज छोटी होगी इसलिए मैं सभी के कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि छोटी क्लास में भी यदि मैं सबके कमेंट्स देखने लग जाऊं तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? क्लियर है? तो यस, तो आप लोग अपना कमेंट्स करते रहिए, जो कोई भी जेन्युइन डाउट होगा मैं उसे जरूर लूंगा। क्लियर है? अदरवाइज अपने डाउट्स को लास्ट में, है ना, कमेंट के लास्ट में पोस्ट कर देना। क्लियर है? यस। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जो थिकनेस है वो 5 mm या उससे कम, और जो चौड़ाई है वो 600 mm से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? यस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई? शीट बोलते हैं। अब इस शीट मेटल पर, ये जो शीट आपको दिख रही है, इस शीट मेटल पर हमें क्या करना है? वर्क करना है। वर्क मतलब दोस्तों, वर्क का मतलब होता है हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के हम इसको क्या कर देंगे? डिफॉर्म कर देंगे या फिर क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। तो दोस्तों शीट मेटल वर्क 2 टाइप का ऑपरेशन दिखाता है। इसमें जो ऑपरेशन होता है शीट मेटल वर्क में, जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशंस, ये 2 टाइप के होते हैं माय डियर। ये जो ऑपरेशंस होते हैं इसमें, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला ऑपरेशन जो होता है दोस्तों वो होता है फॉर्मिंग ऑपरेशन। इसके अंदर फॉर्मिंग ऑपरेशन जो आप पढ़ रहे हैं, मेटल फॉर्मिंग। तो दोस्तों शीट मेटल को क्या करते हैं? इस तरीके से डिफॉर्म किया जाता है अलग अलग शेप्स में। जैसे आपको पता है कि आपके पास एसी होता है, एसी का क्या होता है? हमारे पास कवर होता है, कैबिनेट, ठीक है? इसी तरीके से कार होती है, कार की क्या होती है? चेसिस होती है। इसी तरीके से आपके पास क्या होती है? बाइक होती है, बाइक का क्या होता है? फ्यूल टैंक। तो दोस्तों ये सब के सब जो शीट मेटल को शेप दिया गया है खास तरीके का, ये शेप परमानेंट कैसे मिला? क्योंकि शीट मेटल का जो मटेरियल होता है दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं? उस मटेरियल पर इतना जोर लगाते हैं कि उसका यील्ड पॉइंट क्रॉस हो जाए। और आपको ने पढ़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, मैंने आपको बेसिक में ये बात बताई थी मेटल फॉर्मिंग के, कि जब भी किसी भी बॉडी के मटेरियल का यील्ड पॉइंट क्रॉस होता है तो हो जाती है उस बॉडी के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसका अधिकतम हिस्सा क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों हमेशा के लिए यदि आपको बॉडी को डिफॉर्म करना है तो उसके मटेरियल के यील्ड पॉइंट को क्रॉस करना अति आवश्यक है। क्लियर है? तो
मुझे क्या करनी है, फॉर्मिंग करनी है। तो आप समझ गए फॉर्मिंग का मतलब परमानेंट चेंज, उसके लिए क्या करना है, बॉडी के मटेरियल का यील्ड पॉइंट क्रॉस करना है। ओके, अब दोस्तों दूसरे तरीके का ऑपरेशन क्या होता है, शेयरिंग ऑपरेशन। क्या होता है, शेयरिंग ऑपरेशन। अब दोस्तों ये शेयरिंग मतलब क्या होता है, शेयरिंग मतलब होता है कटिंग, मतलब शीट मेटल के अंदर कटिंग की बात हो रही है। क्लियर है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग शेयरिंग ऑपरेशन से ही। हालांकि मैं आपको शेयरिंग ऑपरेशंस कुछ बता दूं इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास कुछ शेयरिंग ऑपरेशंस जो हैं, जो कुछ फेमस शेयरिंग ऑपरेशंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और भी हैं लेकिन उसको समय के साथ देखेंगे। फिलहाल कुछ जो सबसे ज्यादा फेमस है उनको देखने की बारी है यहां पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसमें क्या आता है, पियर्सिंग आता है। क्या आता है मेरे दोस्त, पियर्सिंग, पियर्सिंग आता है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, ब्लैंकिंग आता है। क्या आता है, ब्लैंकिंग। तो आइए दोस्त सबसे पहले देखा जाए कि सर पियर्सिंग होता क्या है, पियर्सिंग होता क्या है। दोस्तों मैंने आपको रोलिंग वाले टॉपिक में और फोर्जिंग वाले टॉपिक के अंदर एक प्रोसेस पढ़ाया था, याद होगा आपको, रोल पियर्सिंग, याद है। पियर्स मतलब दोस्तों होता है भेदना। क्या होता है, पियर्स मतलब भेदना होता है। तो जैसे आपको याद होगा रोल पियर्सिंग के अंदर एक रॉड थी, एक रॉड के अंदर हमने दोस्तों बीचों बीच क्या पैदा कर दिया था, पूरी लेंथ के लॉन्ग क्रैक पैदा कर दिया था। क्या किया था, क्रैक। क्रैक पैदा करने के लिए आपको याद होगा इस रॉड को हमने दो डाइस के बीच में दबाया था, एक लोअर डाई एक अपर डाई। दोनों डाइस से जब हमने इसे दबाया था तो बीच में क्या पैदा हो गया था, क्रैक पैदा हो गया था कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण। दोस्तों इसी क्रैक का फायदा उठाकर हमने एक मैंड्रल से इसके अंदर मैंड्रल को भेद दिया था। और दोस्तों ये रॉड घूमते घूमते मैंड्रल की ओर गई थी, और ये घूम किसके बीच में रही थी, ये दो टेपर्ड रोलर्स के बीच में घूम रही थी। याद होगा आपको, दो टेपर्ड रोलर्स थे, उसके बीच में ये रॉड घूमते घूमते जा रही थी, और मैंड्रल एक जगह फिक्स था। उस मैंड्रल की ओर से ये भेदते हुए निकल गई, और मैंड्रल ने इसमें क्या कर दिया, छेद कर दिया। इससे एक बार, एक सॉलिड बार क्या बन गई थी, ट्यूब बन गई थी। क्या बन गई थी मेरे दोस्त, सॉलिड बार ट्यूब बन गई थी। तो दोस्तों हमने क्या बोला कि शेयरिंग ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं, पियर्सिंग और ब्लैंकिंग। ठीक है, तो पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, भेदना। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि शीट मेटल में कुछ भेदने की बात हो रही है सर। ठीक है, तभी उसे क्या बोलेंगे, पियर्सिंग बोलेंगे। तो आइए वो देख लेते हैं कि आखिर ये बात हो किस चीज की रही है। तो दोस्तों पियर्सिंग में होता क्या है, मेरे पास क्या है, ये एक शीट है। क्या है, मेरे पास एक शीट है। ये शीट का टॉप व्यू है मेरे दोस्तों। कोई भी चीज हो जो मेरे पास होती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये शीट है, तो इस शीट का क्या है, ये टॉप व्यू है, ऊपर से मैं इसे देख रहा हूं। क्लियर है। तो शीट को मैं कहां से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं। ऊपर से शीट कैसे दिखाई दे रही है, पूरी ऐसे। ठीक है, ओके। अब इस शीट के अंदर दोस्तों मुझे एक छोटा सा होल बनाना है। इस शीट के अंदर मुझे एक छोटा सा होल बनाना है, ऐसा कुछ होल बनाना है मेरे को इस शीट में। तो दोस्तों इतनी बड़ी शीट में मेरे को एक छोटा सा होल बनाना है, तो दोस्तों इसको मैं क्या बोलूंगा, पियर्सिंग बोलूंगा। क्लियर है। और जो होल बना उसमें जो कट कर आया ये पार्ट छोटा सा, ये रहा दोस्तों, ये मेरे लिए क्या है, यहां पर वेस्ट है। क्या है ये मेरे लिए, ये मेरे लिए यहां पर वेस्ट है। क्या है, वेस्ट, वेस्ट। या फिर इसी वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, स्क्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। क्लियर है, यस। इसी वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या बन गया, ये होल बन गया है। ठीक है, होल। तो ये होल इन द शीट है, होल इन द शीट, होल इन द शीट। तो ये शीट में क्या हो रखा है मेरे दोस्त, होल हो रखा है, और इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट या स्क्रैप बोलते हैं। क्लियर हो गया, यस। अब देखिए, अब यहां पर एक बात मेरे को बताओ, इतना बड़ा ये बॉडी है, इसके अंदर ये होल बनाया है। ठीक है, और इतना सारा मटेरियल अभी भी इसका बाकी है, छोटा सा ही तो होल बनाना था ना। और ये जो मेरे लिए वेस्ट है, यदि ये वेस्ट है तो ये क्या हुआ मेरे लिए, यही मेरा काम का बंदा है। क्या है ये, काम का बंदा। क्या बोलेंगे सर इसे, इसी को हम बोलेंगे वर्क पीस। क्या बोलेंगे भाई, वर्क पीस। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि ये मेरा क्या रहेगा, काम का बंदा रहेगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्क पीस बोलूंगा। और मेरे दोस्त ये क्या है, ये है वेस्ट या स्क्रैप। क्लियर। स्वागत है, स्वागत है, बाकी स्टूडेंट्स का भी स्वागत है। यार लेट हो जाते हो आप लोग, है ना, ऐसे कैसे चलेगा, फिर लिंक कैसे कर पाओगे कॉन्सेप्ट्स को। स्वागत है आप सभी का, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द क्लास। ठीक है, आज किसी का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, क्लास में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो होल इन द शीट, यहां पर क्या किया हमने, शीट के अंदर क्या कर दिया भाई, एक छोटा सा होल बना दिया है। तो मेरा मेन मकसद क्या होता है भाई पियर्सिंग में, कि मुझे पियर्स करना है, मतलब मुझे होल बनाना है। अब सोचो, यदि होल बनाना मेरा मकसद है और मैं बड़ा होल बना दूं, तो फिर इस शीट में बचेगा क्या,
फिर वो होल बनाने का क्या फायदा होगा भाई? जब शीट में मैं बहुत बड़ा होल बना दूंगा तो फिर मेरा मकसद क्या रहा? इतना बड़ा होल बना दूंगा तो इस शीट में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर ये मेरे काम का रहेगा ही नहीं। ठीक है, उसको पियर्सिंग नहीं बोलते। पियर्सिंग का मतलब होता है होल बनाना। होल इस तरीके से बनना चाहिए कि जो वर्कपीस बचेगा होल बनाने के बाद, ये वाला है ना, ये काम का होना चाहिए, इसमें अच्छा खासा मटेरियल होना चाहिए। पता चले आपने इतना बड़ा होल बना दिया, इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो वेस्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है? होल बनने के बाद शीट में जो मटेरियल है वो अच्छा खासा बचा होना चाहिए, यही वर्कपीस कहलाता है। क्लियर है? आइए अब बढ़ते हैं ब्लैंकिंग की ओर मेरे दोस्त। किसकी ओर? ब्लैंकिंग की ओर। आइए, तो यहां पर ब्लैंकिंग के केस में भी मेरे पास क्या है? एक शीट है। इस तरीके से मेरे पास एक शीट है, और दोस्तों यहां पर भी मेरी इच्छा है क्या बनाने की? एक ब्लैंक काट कर लाने की। मान लीजिए इसमें से मेरे को ये काटना है, ये वाला पीस काटना है। तो दोस्तों एक बात बताओ, यदि मुझे ये वाला पीस इसमें से काटना है तो बचेगा क्या? ये बचेगा। क्या बचेगा भाई? यही बचेगा ना मेरे पास तो यही बचेगा। और जो कटा हुआ पार्ट है दोस्तों वो इस तरीके से मेरे पास, मेरे सामने ये रहा, जो मैंने काटा है वो ये रहा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इतना बड़ा कटा हुआ पार्ट और इसके बाद जो इस शीट में बचा वो ये, तो काम का कौन सा लग रहा है इसमें से? आपको नहीं लग रहा आपको कि यहां पर मटेरियल ना के बराबर बचा है, इससे कुछ नहीं कर पाएंगे अब हम, तो ये यहां पर क्या है? वेस्ट है। ठीक है, और ये यहां पर क्या है? काम का है। इसका मतलब यहां मेरा मेन मकसद होल बनाना नहीं था। यदि मेरा मकसद होल बनाना होता तो ये काम का होता। क्लियर है? लेकिन ये मेरे लिए वेस्ट है क्योंकि इसमें मटेरियल ना के बराबर बचा है। काम का क्या है? ये जो कटा हुआ पार्ट मुझे मिला है ये मेरे काम का है। क्लियर है मेरे दोस्त? क्या सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है मेरे दोस्त? कट ब्लैंक। क्या है ये? कट ब्लैंक। कट ब्लैंक। क्लियर है? यस, ये जो कट ब्लैंक है मेरे दोस्त, यही मेरे लिए क्या है? इस पर वर्क पीस है। क्या है मेरे लिए इस पर? ये वर्क पीस है। क्लियर हो गया? यस। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्ट या स्क्रैप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं या फिर स्क्रैप बोलते हैं। क्लियर है? वेस्ट बोलते हैं या फिर स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्लैंकिंग में हमारा मेन मकसद क्या होता है मेरे दोस्त? ब्लैंक को काट के निकालना शीट से। होल बनाना मकसद नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा होल बनाना किसी का मकसद नहीं होता है। होल बनता है छोटा सा। ठीक है, छोटा सा होल बनना होता है तो जाके बोलते हैं कि इस शीट में हमने एक होल बनाया, ये शीट हमारे काम का है। ठीक है, और ये जो छोटा सा पार्ट कट के आता है ये फिर वेस्ट होता है क्योंकि बहुत छोटा सा है। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा होल काट दोगे तो ये काम का थोड़ी ना बचेगा। क्लियर है? तो मकसद के हिसाब से काम होगा। क्लियर है? पियर्सिंग और ब्लैंकिंग किसको बोलेंगे अब आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, अभी अभी मैंने बोला कि पियर्सिंग में क्या बनता है मेरे दोस्त? होल बनता है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि इस शीट के अंदर मैं ऐसा होल बनाने में इंटरेस्टेड हूं, ट्रायंगुलर होल, तो क्या भी ये भी पियर्सिंग कहलाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, ये भी पियर्सिंग कहलाएगा। ये भी पियर्सिंग कहलाएगा। सर मेरी इच्छा है कि मैं किसी शीट के अंदर एक स्क्वायर होल बनाऊं, तो क्या सर ये भी पियर्सिंग कहलाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, ये भी पियर्सिंग कहलाएगा। ये भी पियर्सिंग कहलाएगा। लेकिन सर मेरी इच्छा है एक शीट के अंदर कि मैं सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर होल बनाऊं, तो क्या सर ये भी पियर्सिंग कहलाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, ये भी पियर्सिंग कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरी इच्छा ऐसा होल बनाना हो तब भी पियर्सिंग कहलाएगा, मेरी इच्छा ऐसे होल बनाने की हो तब भी पियर्सिंग कहलाएगा। बस होल छोटा होना चाहिए। मैंने बोला है जो काम का है वर्क पीस है ना, उसमें अच्छा खासा मटेरियल बचा होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को। और मैंने बोला कि मेरे को एक सर्कुलर होल बनाना है, तब ये भी क्या क्या है? मेरे काम का है। ठीक है भाई, ये भी वर्क पीस है। अब देखो भाई, यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने क्या देखा? ये भी मेरा वर्क पीस है, ये भी मेरा वर्क पीस है, ये भी मेरा वर्क पीस है। इसे भी पियर्सिंग बोलते हैं, इसे भी पियर्सिंग बोलते हैं, इस ऑपरेशन को भी पियर्सिंग बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो सर्कुलर होल जहां बनता है ना, क्या बनता है? जहां सर्कुलर होल, जहां पर भी सर्कुलर होल बनता है दोस्तों, इस खास पियर्सिंग ऑपरेशन का नाम पड़ता है क्या? पंचिंग। क्या नाम पड़ता है मेरे दोस्त? पंचिंग। इसका मतलब आपने यदि कहीं पर भी पंचिंग शब्द लिखा देख लिया तो इसका मतलब पंचिंग एक ऐसा पियर्सिंग प्रोसेस है जिसमें हम स्पेशली किस होल पर फोकस करते हैं? सर्कुलर होल पे फोकस करते हैं। किस पे? सर्कुलर होल पे फोकस करते हैं। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों ये शेयरिंग ऑपरेशन क्यों बोला हमने? क्योंकि याद होगा आपको जब हमने मेटल कटिंग का बेसिक पढ़ाया था आपको शुरुआत में, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर भी मैंने शेयरिंग वर्ड यूज किया था। दोस्तों शेयर का मतलब होता है चीर देना, किसी चीज को चीर देना। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब इसमें से मैंने होल बनाया है तो काटा है ना मटेरियल, क्या किया है मैंने? मटेरियल काटा है ना, शेयर किया है।
दोस्तों, इसलिए इसे शेयरिंग ऑपरेशन बोलते हैं। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है इसे शेयरिंग ऑपरेशन बोलने का, क्योंकि यहां शेयर फोर्स लगता है। आइए इस ऑपरेशन को जरा गौर से देखें, ठीक है भाई। तो ये जो पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग है, पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग, ये जो पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग है वो क्या है, ये क्या है भाई, ये शेयरिंग ऑपरेशंस हैं। क्या है, शेयरिंग ऑपरेशंस। शेयरिंग ऑपरेशंस, यहां कौन सा फोर्स लगता है भाई, यहां शेयर फोर्स लगता है। ये शेयरिंग ऑपरेशंस हैं, यहां शेयर फोर्स लगता है। सर मतलब, आइए तो मैं जो शीट आपको तब से दिखा रहा हूं, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। ये कौन सा व्यू है भाई, टॉप व्यू। मतलब ऊपर से शीट ऐसा दिखाई देता है, ये बड़ा सा शीट, ऊपर से ये बड़ा सा शीट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊपर से। लेकिन दोस्तों जब मैं इसे सामने से देखता हूं तो ये मुझे शीट क्या है, पतला सा शीट ऐसे दिखाई देता है, लंबा सा रखा हुआ, ये पतला और लंबा शीट रखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा व्यू है, ये सामने वाला व्यू है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को लिखा नहीं जाता कभी फ्रंट व्यू, जो दुनिया में दिखता है हम मान के चलते हैं आंखों के सामने दिख रहा है, मतलब फ्रंट व्यू में है, क्लियर। लेकिन यदि फ्रंट के अलावा और किसी व्यू से देख रहे हो तो सामने वाले को बताना पड़ेगा लिखकर कि सर ये जो मेरे को दिखा है ना, ये टॉप व्यू से दिखा है, ताकि वो जब इसे देखे तो वो समझे कि यार ये ऊपर से देखने पर ऐसा नजर आएगा, क्लियर है। ये कौन से दिख रहा है, ये टॉप व्यू से दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या देखना चाहता हूं कि शेयरिंग फोर्स कैसे है। दोस्तों देखो, अभी यदि मुझे इसके ऊपर होल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉप व्यू, मैं ऊपर से देख रहा हूं इसको ऐसे, तो दोस्तों इसमें होल बनाने के लिए ऊपर से किसी को आना होगा, किसको, टूल को। किसको आना होगा, टूल को आना होगा। और दोस्तों ये टूल जो इसके अंदर होल बनाएगा, इस टूल को क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टूल को दोस्त, पंच बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम किसको लेकर आएंगे, ऊपर से, ऊपर से, क्योंकि ये टॉप व्यू है ना, ऐसे देखो ऐसे, हम ऊपर से किसको लेकर आएंगे, पंच से। तो टॉप व्यू को आपने सामने दिखाया है तो इसका मतलब पंच ऐसे आ रहा है। तो दोस्तों पंच ऐसे आ रहा है तो यहां पर क्या करेगा, इसको ऐसे भेद देगा। कैसे, ऐसे, इस तरीके से भेद देगा। तो दोस्तों इसमें इस तरीके का क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल। लेकिन दोस्तों सिर्फ इसमें ऐसे भिड़ने से काम नहीं चलेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। मतलब जो पंच अभी ऊपर से आया है, देखो भाई ये टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू है, देखो जरा ध्यान से, ये टॉप व्यू है ना, इस तरीके से ये ऊपर से दिख रहा है, तो ये ऊपर से दिख रहा है, ये टॉप ऊपर से आ लो ऐसे, और ये क्या है, फ्रंट है। मतलब ये जो मोटाई आपको दिख रही है, ये जो पतली सी मोटा, ये जो हाथ की मेरी मोटाई दिख रही है, यही शीट की मोटाई है। यहाँ पर इस मोटाई को हम बोल देते हैं टी। क्या बोल देते हैं भाई, टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ शीट। टी क्या है मेरे दोस्त, टी है थिकनेस ऑफ शीट। थिकनेस ऑफ शीट किस में ले लेते हैं मेरे दोस्त, ये mm में ले लेते हैं। किस में, mm में, मिलीमीटर में ले लेते हैं। तो ये थिकनेस है किसकी, शीट की। तो ये शीट है मेरे पास और ये इसकी क्या है, थिकनेस है, क्लियर, यस। तो अब देखिए, हम जब पंच का फोर्स यहां से लगाते हैं तो जब पंच यहां से आएगा मेरे दोस्त, इस तरीके से पंच आएगा, ये पंच है। तो जब ये पंच इस पर अटैक करेगा, ये पंच है, ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है जोर लगा के, ठीक है। जब ये ऊपर से आएगा और इस शीट पे अटैक करेगा तो दोस्तों देखो, जब ये ऊपर अटैक करेगा इस तरीके से होल बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पूरी गहराई तक यदि आपको होल बनाना है तो दोस्तों आपको गुजरना पड़ेगा, इससे क्या होगा, गुजरना पड़ेगा। अब सोचो, ये मेरे पास क्या है, शीट है, ये मेरे पास क्या है, टॉप व्यू है। टॉप व्यू है ना, ये टॉप व्यू है। इस तरीके से ऐसे ऊपर से देखने पर ऐसा नजर आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर जब मैं ऐसे पंच को बीच में, देखो जरा, पंच को कहां डाल रहा हूं, यहां बीचों बीच यदि मैं डाल रहा हूं और इसमें होल बना रहा हूं तो दोस्तों पूरी गहराई तक चीरना पड़ेगा। पंच को पूरी गहराई तक चीरना पड़ेगा, पंच को नीचे आना पड़ेगा चीर के। तो जब पूरी गहराई तक चीर के आएगा तभी तो बनेगा ना इसके अंदर होल, है ना, सुंदर सा। तो दोस्तों जब इसको ये चीरेगा तो जरा ध्यान से देखना, जब इसको ये चीरेगा तो आपको नहीं लगता जैसे बीम होती है मेरे पास, जिस तरीके से मेरे पास ऐसे बीम होती है, याद हो सॉम में आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, तो जिस तरीके से आपके पास बीम होती है, बीम पीछे भी तो गई होती है ना, ऐसे होती है बीम, सामने से बस ये दिखाई देता है, लेकिन असलियत में बीम की तो चौड़ाई भी होती है। तो मान लो ये बीम है और इसके ऊपर भी ऐसे ही लोड लगता है, ध्यान दो, जैसे पंच लोड लगा रहा है मेरे दोस्त, उसी तरीके से बीम के ऊपर भी लोड लगता है। कैसा लोड लगता है, इस तरीके का, बीम के ऊपर भी इस तरीके का लोड लगता है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, शियर लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, शियर लोड। दोस्त मेरे इसी तरीके से यहाँ ये शीट है और शीट के ऊपर भी पंच ऐसा ही लोड लगा रहा है। दोस्तों यदि इस लोड को आप ध्यान से देखेंगे, अरे सब लोग इधर ध्यान दो, आपस में बातचीत मत करो, क्लियर है, यस। तो मैंने ये बोला कि यहां पर क्या है मेरे पास, ये शीट है, शीट पर ये क्या है, पंच जोर लगा रहा है, ठीक है। अब यहां से यदि आप गौर से देखो, पंच जो जोर लगा रहा है मेरे दोस्त, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके अलोंग जोर लगा रहा है। जैसे यहां पर भी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था इसके अलोंग जोर लगाता था दोस्तों, इसी तरीके से यहां पर भी अंदर जब ये भेद रहा होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलोंग जोर लगा रहा होगा। क्लियर है दोस्त? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलोंग जोर लगाएगा तो दोस्तों अंदर क्या बन जाएगा, ये क्या बना है, ये है सर्कुलर होल। क्या है ये? सर्कुलर। लेकिन जब ये गहराई में जाएगा दोस्तों, ये जब गहराई में जाएगा इस तरीके से, ये गहराई में जाएगा इस तरीके से, तो दोस्तों ये पार्ट जो कट के ना हमें नजर आएगा ये गोल है। ध्यान दो, ऊपर से क्या है, ये गोल है, लेकिन यहां से क्या है, इतनी गहराई में जा रहा है। तो कोई चीज जिसका क्रॉस सेक्शन गोल हो और उसके पास एक गहराई हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्त? सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। इसका मतलब ये जो होल कटा है ना इस शीट में मेरे दोस्त, वो कैसा है? सिलिंड्रिकल होल है। कैसा होल है? सिलिंड्रिकल होल कटा है। और सोचो, सिलिंड्रिकल होल बनाने के लिए जब मैं इस तरीके से अपने पंच को अंदर ले जा रहा हूं तो दोस्तों वो जो सिलिंड्रिकल होल का सेक्शन है ना उसके अलोंग गया है पंच। तो इसका मतलब वो जो एरिया है ना, कौन सा एरिया? वो जो गोल सिलिंड्रिकल एरिया है अंदर का दोस्तों, उसके अलोंग गया है पंच। इसीलिए क्या बोलते हैं कि शियर फोर्स, फोर्स अलोंग द क्रॉस सेक्शन। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो सिलिंड्रिकल एरिया है अंदर का, उसके अलोंग पंच ने क्या लगाया है भाई? जोर लगाया है। क्लियर है मेरे दोस्त? क्या सभी को ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है पंच द्वारा, है ना, यहां पर जो फोर्स लग रहा है पंच द्वारा वो क्या लग रहा है भाई? अलोंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स ऑफ पंच, फोर्स ऑफ पंच इज अलोंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्लियर है मेरे दोस्त? तो फोर्स जो है पंच का वो क्या है? पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग लग रहा है। क्लियर है? इसीलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं? शियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? शियर फोर्स। क्यों? क्योंकि वो फोर्स जो अलोंग द क्रॉस सेक्शन लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? शियर फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? यस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या देखा कि पियर्सिंग और ब्लैंकिंग किस तरीके के ऑपरेशन है? शेयरिंग ऑपरेशन है। ठीक उसी तरीके से जैसे बीम के ऊपर, एक कैंटिलीवर बीम के ऊपर या किसी भी बीम के ऊपर फॉर दैट मैटर, जो लोड लगाते हैं वो कौन सा लोड होता है? शियर लोड होता है या शियर फोर्स होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। दोस्तों अब मेरे को एक छोटी सी बात बताएं, यदि आप पंचिंग या ब्लैंकिंग कर रहे हैं और आपका पंच जो है वो शीट के अंदर होल बना रहा है, तो दोस्तों यदि ये इस पंच का पूरा सर्कमफ्रेंस जब ये अंदर होल बनाएगा तो पंच का कुछ हिस्सा अंदर जाएगा ना भाई भेदने के लिए, इस तरीके से। तो पंच का जो ये सर्कमफ्रेंस है ये अंदर टच होगा किसके? भाई जहां पर होल बनाओगे उसके अंदर इस तरीके से टच होगा। तो जब उसके अंदर इस तरीके से टच होगा तो दोस्तों वहां पर क्लियरेंस देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है? क्लियरेंस। तो इसके लिए आइए देखते हैं कि डाई और पंच होता कैसा है, किस तरीके से काम होता है। तो यहां पर मेरे दोस्त देखो, यहां पर मेरे पास क्या है? एक डाई है। इस तरीके से मेरे पास एक डाई है। ये मेरे पास क्या है? एक डाई है। ऐसे एक डाई है मेरे पास, ठीक है। और ये डाई क्या सर? ये दो डाई है, एक डाई है? अरे ये एक ही डाई है लेकिन ये गोल है। मतलब आप यदि ऊपर से देखोगे तो ये डाई क्या है? गोल है, लेकिन बीच में क्या है? इसमें जगह खोखली है। इसका मतलब ये एक हॉलो डाई है। तो ऊपर से देखने पर कैसी नजर आएगी आपको? ऊपर से देखने पर ये डाई ऐसी है और इसके बीच में क्या है? ये गोल है। तो ये जो गोल पार्ट है ना, यही है वो गोल पार्ट। ये रहा वो गोल पार्ट, ठीक है। और इसमें गहराई में उतरना है। तो यहां इसे ऊपर से देखोगे तो इसकी गहराई का मतलब कहां हुआ? पीछे चला गया, पीछे। तो ऊपर से देखने पर यह डाई ऐसा नजर आ रहा है आपको, इस तरीके से। तो ऊपर से देखने पर ये डाई ऐसा है और इसके बीच में क्या है? ये गोल है। तो ये दो अलग अलग डाई के हिस्से नहीं हैं, ये एक सिंगल डाई है। ये एक सिंगल डाई है और इस सिंगल डाई में बीच में क्या है? ये होल है, जिसमें से क्या पास होगा? होल पास होगा। अब देखो क्या होगा, यहां से पंच आएगा, ऐसे पंच आएगा और इसके ऊपर, इस डाई के ऊपर लिटा दिया जाएगा किसको? शीट को। शीट को इसके ऊपर लिटा दिया जाएगा। शीट पूरी ढक लेगी इसको। अब यहां से पंच आएगा, धक, इस पे जोर से धक्का देगा और शीट में से कट जाएगा। देखो यहाँ होल है, नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे ही धक्का लगेगा वो पार्ट कट के नीचे चला जाएगा। दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है? इधर से पंच आ रहा है। कहां से देख रहे हो? ऊपर से देख रहे हो। इसका मतलब पंच ऐसे आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ? इसके ऊपर गोल मटोल शीट रखा हुआ है। तो यहां से तो गोल मटोल नहीं दिखाई देगा, यहां से दिखाई देगा, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये कौन सा व्यू है मेरे दोस्त? टॉप व्यू है।
किसका टॉप व्यू है? डाई का। तो ये है क्या? डाई है। क्या ये? डाई है। ठीक है, यस। तो दोस्तों देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया है डाई दिखने में कैसा है। अब इसके ऊपर शीट है तो शीट को रख दो, इसके ऊपर शीट को रख दो इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से इस पे शीट को रख दिया, इस तरीके से हमने इस पे शीट को रख दिया। ठीक है, अब यहां से मेरे दोस्त यहां से क्या होता हुआ आएगा? पंच होता हुआ आएगा। कौन आएगा यहां से? पंच आएगा, पंच आएगा। ये हमारा क्या है भाई? पंच है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पंच है। तो दोस्त ये हमारा क्या हो गया? पंच हो गया। अब ध्यान दीजिए, पंच का जो डायमीटर होता है मेरे दोस्त, ये जो डायमीटर होता है पंच का, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं भाई? डीपी। डीपी क्या है? डायमीटर ऑफ पंच। और दोस्तों ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है अंदर खोखला, ये क्या है? डी, डायमीटर ऑफ डाई। क्या बोलते हैं इसे? डाई डायमीटर, या फिर कह लो डाई के होल का डायमीटर, एक ही बात है। डाई डायमीटर या फिर है ना डाई का होल डायमीटर। और ये दोस्त क्या? पंच डायमीटर। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, सर ये आपने ये ऐसा टेपर्ड खुला सा लगातार एरिया बढ़ता जा रहा है, लगातार डायमीटर बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों बनाया है? दोस्तों जो भी पार्ट यहां पर कटेगा, इस पूरी की पूरी बड़ी जो शीट इसके ऊपर बिछेगी, उसमें से ये वाला जो पार्ट कटेगा दोस्तों, यदि मैंने इतना ही डायमीटर रख दिया एग्जैक्ट, ध्यान से सुनना, यदि मैंने एग्जैक्ट इतना ही डायमीटर रख दिया, एग्जैक्टली इतना डायमीटर, तो दोस्तों क्या होगा? इसका पार्ट जो कटेगा वो फंस जाएगा इसके अंदर, वो लगातार फंस जाएगा और वो नीचे नहीं आएगा अपने आप नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यदि एग्जैक्टली इसके डायमीटर जितना ही मैंने गैप दे दिया तो वो फंस जाएगा इसके अंदर। दोस्तों ये आराम से नीचे गिरे, इसके लिए मैंने लगातार बढ़ता हुआ क्या दे दिया है? इसमें डायमीटर दे दिया है, या फिर ये बोलिए कि बढ़ता हुआ क्रॉस सेक्शन दे दिया है। क्लियर है? यस। देखो सबके सब रक्षाबंधन बनाकर आए हैं, मौज काट रहे हैं यहां पर आके, है भाई। क्लास में भी जरा ध्यान दे लो, रक्षाबंधन बीत गई है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि ये क्या है? डीपी है। इसका जो डायमीटर है ये देखो, और ये डायमीटर देखो। आपको नहीं लगता ये डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा दिया है हमने ऑन एन एवरेज? क्योंकि देखो डायमीटर तो लगातार चेंज हो रहा है, तो किस डायमीटर की बात करूं? एक एवरेज डायमीटर की बात कर रहा हूं, ना इसकी बात कर रहा हूं, ना इसकी बात कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज डाई का डायमीटर पंच के डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको आराम से नीचे गिरना है मेरे दोस्त, फंसना नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं क्या कि यहां पर डाई के डायमीटर में और पंच के डायमीटर में कोई क्लियरेंस है? बिल्कुल मेरे दोस्त, एक जगह खाली है। किसका डायमीटर बड़ा है? यहां पर बड़ा है किसका डायमीटर? डाई का। यह डाई का डायमीटर है मेरे दोस्त, यहां से लेकर यहां तक। ये किसका डायमीटर है? डाई का जो होल है, डाई में जो होल है इसका डायमीटर है। और दोस्तों यहां पर किसका डायमीटर है? इसके अंदर किसका डायमीटर है? ये ऊपर से किसका डायमीटर आ रहा है? पंच। ये है पंच का डायमीटर, ये पंच का डायमीटर है मेरे दोस्त। ठीक है, ये किसका डायमीटर है? यहां से यहां तक पंच का, यहां से लेकर यहां तक, ये है डीपी, पंच का डायमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? हम इसे बोलते हैं डीपी, पंच डायमीटर। तो ये हो गया पंच डायमीटर, और ये क्या हो गया मेरे दोस्त? डाई का डायमीटर। यदि आप गौर करें तो पंच डायमीटर माइनस डाई डायमीटर, डाई डायमीटर माइनस पंच डायमीटर। पंच छोटा है मेरे दोस्त, पंच का डायमीटर, डाई का बड़ा है। क्यों? ताकि आराम से इसमें से गिरे। तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है क्लियरेंस के। किसके बराबर होता है मेरे दोस्त? क्लियरेंस के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं हम क्लियरेंस। लेकिन दोस्तों इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, तो दोस्तों ये 2c के बराबर होगा। किसके बराबर? 2c। 2c कैसे? आइए देखते हैं। देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं, c। तो यदि ये डायमीटर की बात हो रही है तो आपको पता है ना, डायमीटर में दोनों तरफ ये पूरा c है ना यार, ये पूरा का पूरा क्या है? c है, ये पूरा क्लियरेंस है। तो इधर भी क्लियरेंस का हिस्सा और डायमीटर की डिफरेंस देख रहे हो, तो यहां पर भी तो देखोगे ना, ये भी तो c है। इस डायमीटर से ये डायमीटर जाएगा तो 2c आ जाएंगे, 2c। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 2c। और दोस्तों ये c क्या है? c है मेरे दोस्त क्लियरेंस, या फिर रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, c क्या हो गया? यहां पर क्लियरेंस हो गया। तो दोस्तों आप इसको रेडियल क्लियरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस का डिफरेंस करते, इन दोनों के रेडियस का डिफरेंस करते तो c आता, लेकिन क्योंकि डायमीटर का डिफरेंस लोगे तो इस तरफ का c और इस तरफ का c दोनों काउंट हो जाएंगे। क्लियर है? यस।
तो दोस्तों यहां हमने क्या देखा, यहां हमने ये देखा ऑन एन एवरेज डाई के अंदर जो हमने गैप बनाया होता है ताकि जो कटा हुआ पार्ट है वो आराम से गिरे। तो दोस्तों आराम से गिरने के लिए, ताकि ना फंस जाए बीच में, इसके लिए हम ऑन एन एवरेज डाई का डायमीटर बड़ा रखते हैं। किससे? पंच से। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आराम से गिर जाता है। और वो जो गैप होता है वो क्लियरेंस के बराबर होता है। क्लियरेंस एक तरफ का यदि सी है तो दोनों तरफ का क्लियरेंस, क्योंकि डायमीटर का डिफरेंस है, ये क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2c। ठीक है, जहां पर c क्या है? क्लियरेंस। अब दोस्तों अति आवश्यक हो जाता है आपके लिए फिर ये जानना कि सर आखिर क्लियरेंस निकालेंगे कैसे। क्लियरेंस निकालना जरूरी है, तभी तो आप जान पाओगे मेरे दोस्त कि दोनों में कितना फर्क होना चाहिए। तो क्लियरेंस को दोस्तों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से। देखो आमतौर पे आप जिस शीट को भेदने जा रहे हो दोस्तों, उस शीट के मटेरियल की ताकत भी तो पता होनी चाहिए। एक बात बताओ, मैं सामने वाले को भेदने जा रहा हूं और मुझे सामने वाले की यदि ताकत का अंदाजा ही नहीं है तो मैं पंच ले जा रहा हूं घर से, भाई जो टूल आप घर से ले जा रहे हो, हथियार जो घर से ले जा रहे हो, वो हथियार की ताकत का अंदाजा किस बात से होगा कि सामने वाला जिसमें मैं होल बनाने जा रहा हूं, जिस शीट में, उसके मटेरियल में कितनी ताकत है। तो दोस्तों यदि मुझे सामने वाले शीट के मटेरियल की ताकत का अंदाजा हो गया तो मैं बड़ी आसानी से जो टूल घर से लेकर जा रहा हूं, बोले तो पंच जो घर से लेकर जा रहा हूं, उसकी ताकत का भी मैं अंदाजा लगा सकता हूं। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई। सर क्लियरेंस पहले बता दीजिए, फिर ताकत भी दिखा देंगे। तो पहला दोस्तों क्लियरेंस का तरीका क्या है कि आपको जो क्लियरेंस देना है, एक बात बताओ मुझे, यदि इतनी मोटी शीट है और एक जगह इतनी पतली शीट है, तो मुझे एक बात बताइए, पंच को ज्यादा अंदर किस में जाना पड़ेगा? इसके अंदर ज्यादा अंदर जाना है होल बनाने के लिए, या इसके अंदर ज्यादा अंदर जाना है? ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा पंच को। तो यहां पर पंचिंग नहीं होती, यहां पर ड्रिलिंग होती है। क्या होती है? ड्रिलिंग। तो दोस्तों यहां पर ड्रिल करके होल बनाया जाता है इतनी गहराई वाले बॉडीज में। लेकिन पतले पतली बॉडीज में ड्रिल करने की जगह क्या करते हैं? पंचिंग करते हैं। ठीक है, तो पंचिंग होती है पतली पतली चीजों में। आपने देखा होगा जो आप यूज करते हैं अपना रजिस्टर है ना, नोटबुक यूज करते हैं स्पाइरल बाइंडिंग वाली, उसमें क्या हो रखा है? पंच ही तो हो रखा है पेपर पे। तो पेपर क्या है? शीट है। तो शीट पतली पतली चीजों पर पंचिंग चल जाती है, लेकिन इतनी मोटी मोटी बॉडीज पर दोस्तों पंचिंग नहीं होती। क्या होती है? ड्रिलिंग होती है। ठीक है, ओके। तो जो क्लियरेंस है इसका मतलब यह होगा कि जितना पतला होगा बॉडी, पंच तुरंत निकल जाएगा, तो पंच को थोड़ी आसानी होगी। लेकिन जैसे जैसे बॉडी मोटी होती चली जाएगी माय डियर, उससे क्या होगा? ज्यादा तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। तकलीफें बढ़ेंगी, इसका मतलब क्लियरेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी गहराई में आपको जाना होगा उतनी तकरार के चांस बढ़ेंगे। किसके बीच? पंच और वर्कपीस के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अंदर में जो होल बन रहा होगा, उसकी दीवारों से टच होने के चांस बढ़ जाएंगे पंच के। उसकी दीवारों से पंच जितना टच होगा, खराब हो जाएगा अंदर से क्या? होल का सरफेस। क्लियर है? इसका मतलब होल के सरफेस को यदि बचाना है तो क्लियरेंस को थिकनेस के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा गहराई उतना ही ज्यादा खुलापन, क्योंकि लंबे समय तक अंदर जाने के लिए कॉन्टेक्ट को अंदर तक रोकना जरूरी है। तो दोस्तों सी की वैल्यू क्या हो गई? एक तो सीधा सीधा मान्यता प्राप्त वैल्यू है 0.0032 इंटू में थिकनेस अंडर रूट में टाउ। दोस्तों टाउ क्या है? यहां पर टाउ दोस्तों है यहां पर शियर स्ट्रेंथ। क्या है? टाउ शियर स्ट्रेंथ। इसको हटा दीजिए। ये हमने देख लिया किस तरीके से यहां पर थिकनेस पर डिपेंडेंसी है, तो जितनी ज्यादा थिकनेस उतना ही ज्यादा यहां पर क्लियरेंस। ठीक है, यहां पर टाउ क्या है मेरे दोस्त? इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। क्या होता है ये? शियर स्ट्रेंथ। किसकी? वही शीट की। अरे भाई किसमें होल बनाने जा रहे हो? शीट में। तो शीट के मटेरियल की आपको स्ट्रेंथ जाननी जरूरी है, ताकि आप ये पता कर सको सामने वाले की ताकत कितनी है, उसी हिसाब से आप जोर लगाओगे। तो दोस्तों ये क्या है? शियर स्ट्रेंथ है। किसकी? ऑफ शीट मटेरियल। ऑफ शीट मटेरियल। तो शीट के मटेरियल की क्या है भाई? स्ट्रेंथ है। किसमें एक्सप्रेस करते हैं इसे? मेगा पास्कल में। किसमें? मेगा पास्कल। और या फिर किसमें? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। किसमें? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या देखा कि जो शियर स्ट्रेंथ होती है शीट मटेरियल की, वो मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में एक्सप्रेस की जाती है। अब ये शियर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा मतलब जाने इसका। यदि मैं बोलता हूं कि किसी बॉडी में ताकत है, तो ताकत का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? ताकत का मतलब होता है कि वो कितना मैक्सिमम दर्द झेल सकता है,
क्लियर है? ताकत का मतलब होता है ये कितना ज्यादा दर्द झेल सकता है। जितना ज्यादा कोई बॉडी मरने से पहले दर्द झेल सकता है दोस्तों, वही उसकी ताकत की पहचान है। जो ज्यादा दर्द झेल के मरा मतलब उसकी ताकत ज्यादा थी, जो कम दर्द में ही मर गया इसका मतलब क्या हुआ, उसकी ताकत कम थी। इसका मतलब शेयर स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन होगी, यह होगी मैक्सिमम shear stress, maximum shear stress which a body can withstand, maximum shear stress which a body can withstand without maximum shear stress which a body can withstand without क्या, विदाउट फ्रैक्चर। तो दोस्तों उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा दर्द जो शरीर झेल सकता है बिना फ्रैक्चर के, दोस्तों वही उसकी ताकत की क्या है, पहचान है। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, यदि आपको यह पता चल जाए कि सामने वाला मतलब मैं क्या करने आया हूं, मैं पंच हूं, मेरा काम क्या है, शीट के अंदर होल बनाना। इसके लिए मुझे होल बनाने मतलब फ्रैक्चर करना पड़ेगा शीट के मटेरियल को। फ्रैक्चर करने के लिए मुझे शीट के मटेरियल की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। उससे ज्यादा जोर मैं लगाऊंगा तो मैं उसको भेद दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हो चुका है कि वो मैक्सिमम कितना दर्द झेल सकता है, इतना। यदि मैं इससे ज्यादा दर्द दे दूं उसको तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा ये, क्योंकि इतना ही दर्द ये झेल सकता है मैक्सिमम। मैं इससे ज्यादा दर्द दूंगा तो दोस्तों दर्द का अंदाजा होना बहुत जरूरी होता है सामने वाले का। ठीक है? अब देखो भाई दूसरा, ये तो एक तरीका हो गया क्या निकालने का, सी निकालने का। ये तो सीधा सीधा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा दोस्तों क्या है क्लियरेंस निकालने का तरीका, कि यदि आपको परसेंटेज क्लियरेंस मिल जाए और आपको थिकनेस पता चल जाए तो मेरे दोस्त आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उस पर क्लियरेंस निकाल सकते हैं। तो मतलब परसेंटेज क्लियरेंस इनटू में थिकनेस। आज भी आप देखो जितनी ज्यादा मोटाई होगी आपके शीट की उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी क्या, आपको क्लियरेंस। तो जितनी ज्यादा मोटी शीट उतना ही ज्यादा क्लियरेंस आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी गहराई में आपका पंच जाएगा उतनी ही ज्यादा तकरार के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब दोस्त यहाँ पर क्लियरेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, थिकनेस पर। यहाँ पर भी क्लियरेंस किस पर डिपेंड करता है, थिकनेस पर। तो एक चीज जो हमें समझ में आ जाती है कि क्लियरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द बॉडी। जितनी ज्यादा मोटी होगी बॉडी उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब गैप बिटवीन पंच एंड डाई। पंच और डाई के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों क्लियरेंस हमने देख लिया। अब क्लियरेंस देखने के बाद क्या बातचीत चल रही है भाई आपस में? अरे इधर भी ध्यान दे लो भाई, क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बीच बीच में कमेंट्स नहीं ले रहा मैं आपके, ताकि शांति से आप वीडियो देख सको। उसके बाद भी बातचीत कर रहे हो, कोई जेन्युइन डाउट हो तो पूछो। ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब तो मैंने क्या देखा, मैंने यहां पर क्लियरेंस देख लिया, मैंने यहां पर पंचिंग और ब्लैंकिंग की बेसिक जानकारी हासिल कर ली। मैंने ये देखा कि उस पियर्सिंग प्रोसेस को खास तरीके से पंचिंग बोला जाता है, जहां पर मेरा मकसद कौन सा होल बनाना है, सर्कुलर होल बनाना है। यदि किसी और टाइप का होल बनाना मेरी इच्छा है तो उसको मैं पंचिंग नहीं बोल सकता, उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मली पंचिंग की जगह क्या बोलूंगा, पियर्सिंग ही बोलूंगा। ठीक है? चलिए, तो हमने पियर्सिंग और ब्लैंकिंग देख लिया दोस्तों। अब ये सब देखने के बाद मैं एक टेबल पर आ रहा हूं। ठीक है? और इस टेबल में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये टेबल आपकी मदद करेगा आपके किसी भी एग्जाम में। इनफैक्ट ये सिर्फ आरआरबी और एसएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त मेरे यहां पर क्या है, कुछ पैरामीटर्स हैं। ये प्रोसेस है यहां पर, और ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पर हम इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। किन चीजों के बिहाफ पर डिफरेंस होगा, ये क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस कितने टाइप के हैं मेरे पास, दो टाइप के हो गए। एक मैंने पंचिंग ले लिया, क्योंकि देखो ज्यादातर मैं मान के चल रहा हूं सर्कुलर होल ही बनेगा। ठीक है? यदि कोई और होल बनता है उसका भी इलाज हम करेंगे। ठीक है? पंचिंग हो गया और ब्लैंकिंग हो गया। यहां पर क्या हो गया, ब्लैंकिंग हो गया। ठीक है? ओके, पहली चीज दोस्तों यहां देखिए, सबसे पहले पंच साइज। पंच का साइज किसके बराबर होगा, ठीक है, पंच साइज।
दूसरा दोस्त है डाई साइज, क्या है ये, डाई साइज, डाई साइज। और तीसरा है मेरे दोस्त क्लियरेंस किस पर दिया जाता है, पंच पर या डाई पर। देखिए दो ही चीजें हमारे पास, एक पंच है एक डाई है, इसी बिहार पर डिफरेंस होगा, क्लियरेंस किस पर दिया जाएगा। क्लियर, तो एक है पंच साइज, फिर है डाई साइज, फिर है क्लियरेंस ऑन। अब दोस्तों देखो ये जो हमारे पास पंचिंग प्रोसेस आपको दिख रहा है, पंचिंग में मेन मकसद क्या था, पंचिंग में मेन मकसद था शीट में क्या बनाना है, होल बनाना है। क्या बनाना है भाई, शीट में होल बनाना है। बोलो भाई फटाफट, शीट में क्या बनाना है, होल बनाना है। तो जब शीट में होल बनाना है पंचिंग में, तो इसका मतलब आपको नहीं लगता कि यहां पर पंच की जो गोलाई है, पंच का जो साइज है, साइज मतलब पंच का डायामीटर, पंच का जो डायामीटर है वो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए किसके, किसके बराबर होना चाहिए, होल के। भाई जो होल बनाना है, मेन मकसद क्या है, होल बनाना, तो होल के डायमीटर के बराबर होना चाहिए पंच का डायमीटर। तो जो बंदा होल बना रहा है यदि उसका बोले तो पंच, उसका डायमीटर यदि उस होल के डायमीटर के बराबर हो जाए जो हमें शीट में बनाना है, तो दोस्तों काम हो जाएगा। तो पंचिंग में पंच साइज किसके बराबर है मेरे दोस्त, होल साइज के बराबर है। किसके बराबर है, होल साइज के। पंच साइज किसके बराबर है, होल साइज के बराबर है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि पंच से बड़ा होता है क्या, डाई। कितना बड़ा होता है मेरे दोस्त, 2c के बराबर होता है, 2c बड़ा होता है। मतलब दोनों तरफ का डायमीटर ले रहे हैं ना, तो दोनों तरफ का क्लियरेंस आएगा। तो क्या मैं इसको होल साइज को, क्या मैं होल साइज प्लस 2c लिख सकता हूं, बोलो भाई। या क्या मैं डाई साइज को, यदि ये पंच का जो साइज है यदि वो एग्जैक्टली होल के साइज के बराबर है, तो क्या दोस्तों मैं डाई साइज को होल साइज प्लस 2c नहीं लिखूंगा, क्योंकि डाई साइज तो बड़ा होता है ना। कितना बड़ा होता है, 2c से बड़ा होता है, जिसमें c क्या है, क्लियरेंस है। क्लियरेंस निकालकर 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर 2 भूल जाते हैं जल्दबाजी में एग्जाम में और गलत हो जाता है, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, पंचिंग है था ये, अब ब्लैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात होगी, अब ब्लैंकिंग की बात होगी। दोस्तों अब देखिए ब्लैंकिंग में आ जाइए। ब्लैंकिंग में मेरा मेन मकसद क्या होता है, होल बनाना नहीं होता। मेरा मेन मकसद होता है शीट के अंदर से होल का पोर्शन, मतलब एक डिस्क का पोर्शन, बड़ा सा डिस्क का पोर्शन काट के उसको अलग कर दिया जाए। तो मेन मकसद मेरा क्या है यहां पर, एक डिस्क काट के हटाना, किससे, शीट से, ताकि शीट में ना के बराबर चीज बचे। मतलब शीट में जो भी बच रहा है वो वेस्ट है, तो शीट में ना के बराबर मटेरियल बचना चाहिए। ज्यादातर मटेरियल किस में कवर हो जाना चाहिए, जो डिस्क मैं शीट से काट कर निकाल रहा हूं। ये मैंने आपको बेसिक में ही समझा दिया है थोड़ी देर पहले। तो मैंने क्या बोला कि ब्लैंकिंग कैसे अलग है पंचिंग से। ब्लैंकिंग में मेरा ध्यान किस पर है, मेरा ध्यान पंच पर नहीं है। क्यों, मेरा ध्यान होल बनाने का है ही नहीं, मेरा ध्यान है वो डिस्क पाने का। और वो डिस्क आके किस में गिरेगी, डाई में। दोस्तों यहां पर जो डाई का साइज होता है, जो डाई का साइज होता है वो बराबर हो जाता है किसके, ब्लैंक साइज के। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, होल नहीं चाहिए, ध्यान रखना, मुझे होल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक, ठीक है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ब्लैंक साइज। दोस्तों तो डाई साइज किसके बराबर होता है, ब्लैंक साइज के बराबर होता है। किसके, जो ब्लैंक आपको पाना है। क्लियर। अच्छा, ये जो ब्लैंक का साइज है मेरे दोस्त, या जो डिस्क का साइज है, ब्लैंक साइज है ना। अब आपको पता है कि जो डाई होता है वो 2c बड़ा होता है। ये तो आपको पता है ना कि डाई का साइज पंच से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 2c। तो दोस्तों यदि डाई साइज ब्लैंकिंग में ब्लैंक के साइज के बराबर है, तो पंच क्या हो जाएगा, ब्लैंक साइज माइनस 2c। क्योंकि यदि ये 2c बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये 2c छोटा होगा ना, समझे भाई। इसका मतलब दो तरीके हैं लिखने के। देखो चीजों को लिखने के दो तरीके हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखना। इसको मेरे को क्या देखना है, 18 और 20 लिखना है। तो या तो मैं 18 और 18 प्लस 2 लिखूंगा 20 को, या तो मैं 18 और 20 में ऐसे लिखूंगा 18 और 18 प्लस 2 जैसे ये लिखा है, या फिर मैं ये लिखूंगा 20 और 20 माइनस 2। बोलो भाई, दो तरीके हैं ना 18 और 20 को लिखने के। 18 20 को लिखने के दो तरीके, एक 18 लिखकर इसमें 18 जमा 2 कर दो, या फिर दूसरा तरीका इसको 20 लिख के इसको रेफरेंस लेके इसको 20 माइनस 2 लिख दो। एक ही बात है। यही दोनों तरीके फॉलो हुए हैं किसमें, ब्लैंकिंग और पंचिंग में। तो ब्लैंकिंग में हमारे को क्या करना है, डाई का साइज किसके बराबर रखना है, ब्लैंक के साइज के। क्यों, यहां पर हमारा मेन मकसद ब्लैंक हासिल करना है। क्लियर, यस। और यहां पर दोस्तों क्या है, ब्लैंक साइज माइनस 2c। इसके अंदर क्या देखना है अपन को, इसके अंदर अपन को देखना है ये 2c बड़ा था तो अपने आप पंच क्या हो जाएगा, 2c छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज तो साफ नजर आती है, तो बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, पंचिंग किससे बना है, पंच से। इसका मतलब पंच का साइज और होल का साइज क्या होगा, बराबर। यदि ये आपने कर लिया तो चारों हो जाएंगे, क्योंकि ये यदि होल साइज है तो ये बड़ा होगा होल साइज में 2c। इस केस में यदि इस पे क्लियरेंस पड़ा तो इस केस में इस पे पड़ेगा उल्टा, ठीक है। तो इसको वैसे ही लिख दो ब्लैंक साइज, इसमें से माइनस कर दो। तो दोस्तों
अब बड़ा आसानी से आप यहां पर बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि सर यदि ये मेरा ऐसे है तो क्लियरेंस किस पे पड़ा है, ध्यान दो, क्लियरेंस किस पे पड़ा है, डाई पे या पंच पे, क्लियरेंस किस पे पड़ा है, डाई पे या पंच पे, दोस्तों डाई पे पड़ा है। तो क्लियरेंस ऑन मैं क्या लिख दूंगा, इसे डाई लिख दूंगा, क्लियरेंस ऑन किस पर, डाई लिख दूंगा, क्लियर। और यहां पर क्लियरेंस किस पे पड़ा है, जरा ध्यान दो, यहां क्लियरेंस किस पे पड़ा है, पंच पे पड़ा है, पंच पे। तो दोस्तों याद रखना उल्टा हो गया, पंचिंग में डाई पे पड़ा है और ब्लैंकिंग में पंच पे पड़ा है क्लियरेंस, क्लियर है, नाम के खिलाफ काम हो रहा है। तो यहां पर क्योंकि इसका साइज, पंच का साइज और होल का साइज बराबर है तो क्लियरेंस इस पे पड़ता है। यहां पर ब्लैंकिंग में ब्लैंक चाहते हो आप, ब्लैंक कटा हुआ ब्लैंक जो कहां गिरेगा, डाई में गिरेगा। तो यहां ब्लैंक का साइज बराबर होता है डाई साइज के, तो क्लियरेंस किस पे पड़ता है, पंच पे पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। यस, चाहे आप कॉन्सेप्चुअली से याद करें, चाहे आप इसे याद करें किसके माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, दोनों ही केस में ये आपको क्लियर कट होना चाहिए इसका आइडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों यहां पर हमने क्या कर लिया, यहां पर हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से सर पंचिंग और ब्लैंकिंग परफॉर्म की जाती है। लेकिन एक बात बताओ, आपको यह भी तो जानना जरूरी है ना कि सर कितना जोर मैं लगाऊं कि होल बन जाए। क्या बनाने आए हो, होल बनाने आए हो, तो होल बनाने के लिए आपको ये पता तो होना चाहिए सर मैं कितना जोर लगाऊं कि शीट का जो शियर स्ट्रेंथ था वो क्रॉस हो जाए, शीट का शियर स्ट्रेंथ क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या करना है, आपको टॉपिक लिखना है, फोर्सेस इन पंचिंग, फोर्सेस इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, फोर्सेस इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। तो दोस्तों पंचिंग और ब्लैंकिंग में किसकी बात हो रही है, फोर्सेस की। तो कितना जोर लगाना पड़ता है पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में कि आप का काम हो जाए, क्लियर है। तो आइए देखते हैं मेरे दोस्त कितना जोर लगाना पड़ेगा आपको। दोस्तों मेरे कि आपको पता है ये जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, शियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, ये शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स होता है। अब दोस्तों ये जो शियर फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, तो एक बार बताओ, अभी हमने देखा शियर स्ट्रेंथ इनटू में दोस्त मेरे शियर एरिया। कौन सा एरिया, शियर एरिया। आपको थोड़ी देर पहले ही मेरे दोस्त मैंने बताया था कि यदि ऊपर से इस शीट को देखोगे तो क्या बनाना होता है, इसमें ये होल बनाना होता है। इस होल का डायमीटर कुछ ले लो, डी ले लो, छोटा डी। तो दोस्तों एक बात बताओ, मेरे को ये होल बनाना है इस तरीके से जिसका डायमीटर क्या है, छोटा डी, और यहाँ पर इसकी क्या है मेरे दोस्त, थिकनेस है। ये क्या है, यहाँ पर इसकी थिकनेस है, ये इसकी क्या है, थिकनेस है। तो दोस्तों एक बात बताइए, मेरे को एक ऐसा होल बनाना है जिसका डायमीटर क्या है, डी, और जिसको गहराई में जाना है, इस टी वाली गहराई में जाना है। तो दोस्तों इसका मतलब इस होल को बीचों बीच बनाते हुए जब मैं टी वाली गहराई में उतरूंगा तो दोस्तों आपको नहीं लगता एक अंदर हॉलो सिलेंडर बन जाएगा जिसकी हाइट इतनी होगी टी के बराबर और डायमीटर इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बनाऊंगा, मैं एक हॉलो सिलेंडर जैसा सिलिंड्रिकल होल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं, ये क्या है, शियर एरिया। इसको क्या बोलते हैं, शियर एरिया, इसको बोलते हैं शियर एरिया। और ये शियर एरिया मेरे दोस्त किसके बराबर हो जाएगा, ये शियर एरिया किसके बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर। ये शियर एरिया किसके बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर इनटू में क्या, पेरीमीटर इनटू में थिकनेस, पेरीमीटर इनटू में थिकनेस। देखो दोस्त ये होता है पेरीमीटर, ये क्या होता है, पेरीमीटर इनटू में क्या, गहराई। तो ये पेरीमीटर इनटू में गहराई दोस्तों यही होता है हमारा शियर एरिया। क्या ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी परिधि, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस, ये जो सरकमफ्रेंस यहां पर होगा ये पूरी की पूरी थिकनेस पर काटोगे तभी तो जाके होल बनेगा माय डियर, पूरा का पूरा होल बनेगा, आर पार दिखेगा, क्लियर। तो सिर्फ ऐसे इसको काट कर ऐसे लगा के नहीं छोड़ना, पूरा कट करना है, पूरी गहराई तक इसे उतारना है, तब जाके आपको पता लगेगा कि पूरी की पूरी थिकनेस में कैसा होल बना है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे दोस्त, शियर एरिया पेरीमीटर इनटू थिकनेस। अब दोस्तों देखो किसी भी टाइप का यदि होल आ गया तो आप बड़ी आसानी से सवाल कर ले जाओगे, किसी भी टाइप का होल आ गया। क्यों, क्योंकि सर सबका पेरीमीटर अलग अलग होता है, बस यहीं पर खेला होता है एग्जाम में, क्लियर। यदि मान लो ट्राइंगल होल बनाना है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर लगेगा, मतलब ये ट्राइंगुलर होल ही तो होगा। अरे गहराई में तो जाना ही है सब में, देखो थिकनेस तो सब में रहना ही है भाई, सब में गहराई में जाना ही होगा, तो गहराई सबके लिए सेम है टी। लेकिन बस किसका खेल है, पेरीमीटर का खेल है, जैसा पेरीमीटर उस टाइप का होल। यदि स्क्वायर होल बनाना है तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्री साइड्स।
तो जो बाउंड्री होती है ना किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है दोस्तों, उस पूरी बाउंड्री का जो सम होता है वही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, पेरीमीटर होता है। चलिए, तो इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई, फोर्स हमारा समझ में हमें आ गया। अब तो अलग अलग ज्योमेट्री के होल के लिए, ज्योमेट्रिकल होल्स, तो मेरे पास ये क्या है, अलग अलग ज्योमेट्री के क्या है, होल्स हैं। ये हैं अलग अलग ज्योमेट्री के होल्स। तो दोस्त अलग अलग ज्योमेट्री के होल्स हैं और इसके लिए क्या है मेरे पास, यहाँ पेरीमीटर है। क्या है मेरे पास यहाँ, इसके लिए पेरीमीटर है। ठीक है, यस। तो अलग अलग ज्योमेट्री के होल्स हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर मेरे पास ये सर्कुलर होल है। क्या है ये, सर्कुलर होल। और ये क्या है, यहाँ पर डायमीटर है। क्या है, डायमीटर डी। तो दोस्तों यहाँ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा पाई डी। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पाई डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर होल है। क्या है, एक स्क्वायर होल। ये ए है, ये ए। अब स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर। ये भी ए, ये भी ए। तो दोस्तों यहाँ पर पेरीमीटर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त, इसी तरीके से आप फिर से होल्स का शेप ले लोगे यहाँ, और यहाँ पर क्या ले लोगे, उनका पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो दोस्तों ये तो आपने बचपन में ही सारी बातें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर यदि आप ट्राइंगुलर होल ले लेते हो इस तरीके से, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लेते हैं स्केलन ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बाउंड्री पे, बाउंड्री के ऊपर जितनी भी है ना क्या होती है, साइड्स की वैल्यू होती हैं, वो सब जुड़ जाती हैं और क्या बनता है, पेरीमीटर। इसका मतलब मेरे दोस्त आप बड़ी आसानी से किसी भी टाइप के होल के लिए क्या निकाल सकते हो, फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो जरा यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या थी, ये हो गया शियर स्ट्रेंथ, किसका, शीट के मटेरियल का, शीट के मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या मतलब होता है इसका। और ये क्या हो गया मेरे दोस्त, शियर एरिया। शियर एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इनटू में थिकनेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि मुझे सर्कुलर होल के लिए, यदि मुझे, आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन सर्कुलर होल से ही आता है और सीधा फॉर्मूला ही आएगा आपके जेई वाले पेपर में, यदि बात करें प्री की। और मेंस में इससे रिलेटेड कुछ खास सवाल आता नहीं है शीट मेटल से। ठीक है, तो फॉर सर्कुलर होल, सर्कुलर होल के लिए दोस्त जो आप फोर्स लगाएंगे पंचिंग और ब्लैंकिंग में, वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इनटू में थिकनेस इनटू में आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ द शीट। तो पाई डी टी इनटू में टाउ एस। तो दोस्तों याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा सीधा आपके पेपरों में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। क्लियर है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। क्लियर, यस। अब दोस्तों मेरे पास एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, वो क्या कि यहां पर मैं क्या देखने में इंटरेस्टेड हूं कि मिनिमम होल, मिनिमम साइज ऑफ होल, मिनिमम साइज ऑफ होल ड्यूरिंग पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, ड्यूरिंग पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक छोटी सी बात बताइए। अभी अभी आपने जो टॉपिक देखा है उसमें क्या था, सर्कुलर होल बनाने के लिए फोर्स आपने देखा। अब दोस्तों ये देखो, प्रीवियस टॉपिक से हमने देखा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायामीटर ऑफ द होल के। यदि आप गौर करें तो जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, जितना जोर मुझे लगाना है, तो जोर जो मैं लगा रहा हूं वो होल के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होल के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये है डायमीटर ऑफ द होल, डायमीटर ऑफ होल। तो दोस्तों जितना बड़ा होल होगा, ध्यान से सुनो, जितना बड़ा होल आपको बनाना हो, किसमें बनाना होगा, शीट में, जितना बड़ा होल आपको शीट में बनाना होगा उतना ही ज्यादा जोर आपको लगाना पड़ेगा। किससे भाई, किससे, पंच से। तो जितना बड़ा होल बनाना है उतना ज्यादा जोर लगाना है, बशर्ते कि थिकनेस शीट की क्या रहे, सेम रहे। मतलब मेरे पास दो अलग अलग शीट हैं, दोनों की थिकनेस सेम है, ठीक है, दोनों का मटेरियल भी सेम मान लेता हूं मैं, मतलब टाउ एस भी सेम है, और पाई तो सबके लिए सेम होता ही है, मतलब पाई दोनों के लिए सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है, और मैं मान लेता हूं दोनों का मटेरियल भी सेम है। तो दोस्तों जिसमें बड़ा होल बनाना होगा उस पर जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा होल बनाने के लिए। क्लियर है, यस। तो मेरे से पूछा है कि अब इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे मैं जोर बढ़ाता चलूंगा मैं बड़े से बड़ा होल बना सकता हूं। क्लियर है, मतलब बड़े होल बनाने का कोई अंत नहीं है, कितना भी बड़ा होल बनाया जा सकता है, जोर पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा जोर लगाओ। लेकिन दोस्त मेरे को एक बात बताओ, आपने ये बोला कि सर शीट का जो मटेरियल है
उसमें यदि भेदना है, होल बनाना है, तो दोस्तों कम से कम कुछ हद तक तो फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी। ऐसा तो नहीं है हल्का सा फोर्स लगाया मतलब छू लिया बस शीट को और उसमें होल हो जाएगा, नहीं, शीट का मटेरियल भी तो रोकेगा। तो दोस्त सारा खेल अब किसका होता है यहाँ पर, यहाँ सारा खेला किसका है, सारा खेला है कि जो पंचिंग फोर्स है, पंचिंग फोर्स मतलब पंच जो जोर लगा रहा है, यदि ये कम पड़ गया, किससे, किससे कम पड़ गया, शीट के रेजिस्टेंस से। देखो भाई जब आप जोर लगाने जाओगे तो ये खाली बैठा है ना, जो तुम्हें बोलेगा आओ जोर लगाओ मेरे ऊपर, नहीं, शीट किसी मटेरियल से बना है और वो मटेरियल क्या करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि उस मटेरियल के पास भी ताकत है, आपको उसकी ताकत से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तभी जाकर उसमें होल होगा। तो आप जोर लगाने गए पंच के माध्यम से, लेकिन शीट ने रोक लिया, क्यों, क्योंकि शीट का जो रुकावट था, शीट की जो ताकत थी वो आपके लगाए गए जोर से ज्यादा थी। तो आपके लगाए गए जोर से ज्यादा ताकत थी किसकी मेरे दोस्त, शीट की। इस केस में क्या होगा, नो होल, यहां पर कोई होल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, पंचिंग फोर्स बढ़ाया गया, पंचिंग फोर्स बढ़ाया। अब बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, ये जो पंचिंग फोर्स है मेरे दोस्त, ये जो पंचिंग फोर्स है ये बराबर आ गया, लगभग लगभग बराबर आ गया किसके, शीट रेजिस्टेंस के, किसके, शीट रेजिस्टेंस के। तो दोस्तों पंचिंग फोर्स इस बार शीट रेजिस्टेंस के क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब अब होल बनना स्टार्ट होगा, क्या होगा भाई, होल बनना स्टार्ट होगा। तो यहां पर बनता है दोस्त मिनिमम, मिनिमम डायमीटर ऑफ होल। क्यों मिनिमम डायमीटर ऑफ होल क्यों बोल रहा हूं, एक बात बताओ यार, होल जब बनना ही यहां स्टार्ट होगा। अब मेरा पंच का फोर्स क्या हो रहा है, पहले पंचिंग फोर्स क्या था, कम था, तो पंचिंग फोर्स जब कम था तो होल नहीं बन रहा था। क्यों, क्योंकि शीट की रुकावट ज्यादा थी, शीट की ताकत ज्यादा थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने पंचिंग फोर्स बढ़ाया, अब मेरे पंच की ताकत जस्ट आपसे ऊपर, देखो बराबर नहीं, जस्ट ऊपर बोलते हैं, एकदम बराबर होगी तब भी नहीं होगा, जस्ट ऊपर होगा मेरे दोस्त, तो बराबर ही मान लेता हूं मैंने लिखा ना नियरली, देखो मैंने एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिखा है, मैंने नियरली इक्वल लिखा, टेढ़ा किया है मैंने इसे। तो नियरली इक्वल मतलब ये हुआ जस्ट पंचिंग फोर्स ने क्रॉस किया, तो जैसे ही क्रॉस करेगा दोस्तों पहली बार होल बनेगा। तो एक बार बताओ, जब मैंने ये बोला कि फोर्स बढ़ाते रहोगे होल का साइज बढ़ेगा, तो मैं जब फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं और पहली बार होल बन रहा है, तो पहली बार जो होल बनेगा वो सबसे छोटे डायमीटर का होगा ना, तभी तो जब मैं जोर बढ़ाऊंगा डायमीटर बढ़ता चला जाएगा। तो पहली बार जो होल बनता है मेरे दोस्त वो सबसे छोटे डायमीटर का होल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आप पंचिंग फोर्स बढ़ा दोगे, किससे, शीट रेजिस्टेंस से ज्यादा कर दोगे, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो जब पंचिंग फोर्स, जिस स्थिति में पंचिंग फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, शीट रेजिस्टेंस से, तो दोस्तों फिर तो अंत ही नहीं है, कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा होल बनेगा, है ना, इस पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा होल बनेगा। तो होल बिकम्स इजीली, होल आसानी से बनने लग जाएगा यहां पर, आसानी से। लेकिन अब होल के साइज पर डिपेंड करेगा, आप जितना बड़ा होल का साइज चाहते हो उतना ही ज्यादा जोर लगाओगे, किसके माध्यम से, पंच के माध्यम से। तो दोस्तों हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जो पंचिंग फोर्स है वो लगभग हल्का सा जब बड़ा होता है किससे, शीट रेजिस्टेंस से, तो मिनिमम डायमीटर मतलब पहली बार होल बनेगा, यही बनाता है मिनिमम डायमीटर ऑफ होल। तो बस इसी को सॉल्व करना है आपको। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिनिमम डायमीटर ऑफ होल के लिए हमने कंडीशन ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, तो हमने कंडीशन ऑलरेडी देख ली है। आइए, तो यहां से हमने क्या देखा कि जो मिनिमम डायमीटर होता है होल का, तो हमने देखा भैया फॉर मिनिमम डायमीटर ऑफ होल, फॉर मिनिमम डायमीटर ऑफ होल के मिनिमम डायमीटर के लिए दोस्तों क्या कंडीशन थी, याद करो क्या कंडीशन थी, कि जो पंचिंग फोर्स है, जो पंचिंग फोर्स है वो क्या है, नियरली इक्वल है किसके, शीट के रेजिस्टेंस के, आओ भाई जरा देखें कि पंचिंग फोर्स कैसे निकालेंगे। आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है दोस्त स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ इनटू एरिया। तो दोस्तों एक बात बताओ, पंचिंग फोर्स, पंच किस पर जोर लगा रहा है, शीट पर, एक बार बताओ पंच किस पर जोर लगा रहा है, शीट पर। तो पंच जब जोर लगाता तो पंच की ताकत का अंदाजा किससे होता कि पंच कितना दब कर टूट सकता है,
मतलब पंच किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है ये वाला स्ट्रेस, कौन सा, क्रश। यदि शीट ज्यादा ताकतवर होगी तो पंच कैसे टूटेगा, पंच सिकुड़ जाएगा, क्रश हो जाएगा। जब मैं किसी चीज को ऐसे दबाने की कोशिश करूं और सामने वाला मजबूत हो, जैसे शीट मजबूत है तो क्या होगा, ये पंच क्रश हो जाएगा, है ना, चूर चूर हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यहां पर बात किसकी होगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ की। और क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसा स्ट्रेंथ होता है दोस्त, देखो एरिया के परपेंडिकुलर है, ये एरिया है इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है ये नॉर्मल स्ट्रेंथ होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। इनटू में दोस्त पंच का कौन सा एरिया है जो इससे टकरा रहा है, अरे भैया ये पंच है ना, तो पंच का कौन सा एरिया टकराएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे होल बनता, तो कौन सा एरिया है ये है π/4 d स्क्वायर। भाई पंच का डायमीटर भी क्या है, वही जो होल का डायमीटर है पंचिंग के केस में, तो π/4 d स्क्वायर। ये बराबर है किसके, शीट रेजिस्टेंस। अभी अभी आपने देखा था कि शीट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है मेरे दोस्त, ये करता है π/d/t इंटू में τs, क्योंकि शीट में क्या होना है, शेयर होना है, तो शीट इतना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। बस आप आराम से यहां पर मिनिमम डायमीटर निकालेंगे किसका, क्योंकि ये मिनिमम डायमीटर की ही कंडीशन है। तो दोस्त यहां से आपका डी मिनिमम निकल जाएगा। डी मिनिमम कितना होगा, देखो डी से एक डी खत्म, पाई से पाई खत्म, टी से तो यहां पर 4 उधर चला जाएगा, तो यहां से डी मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, 4t इंटू में τs अपॉन में सिग्मा सी, τs अपॉन में सिग्मा सी। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, डी मिनिमम का फॉर्मूला बन गया। डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में डी मिनिमम का फॉर्मूला आता है। डी मिनिमम क्या है, सबसे छोटे डायमीटर का होल जो आप बना सकते हो एक गिवन शीट के और एक गिवन पंच के मटेरियल के साथ। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में क्या देखा, हमने आज की क्लास में शीट मेटल स्टार्ट किया। उसमें हमने देखा शीट मेटल में आप शेयरिंग भी कर सकते हो और फॉर्मिंग भी कर सकते हो, मतलब उसको चेंज भी कर सकते हो, उसका शेप किसी भी शेप में ढाल सकते हो। शेयरिंग ऑपरेशन से हमने स्टार्ट किया। इसके अंदर 2 मेन ऑपरेशन हमने देखे, कौन से, पियर्सिंग और ब्लैंकिंग। पियर्सिंग में हमने देखा होल बनाना मेन मकसद है, ठीक है, और यदि होल स्पेशली सर्कुलर हो तो उसी पियर्सिंग प्रोसेस का नाम क्या दे दिया जाता है, पंचिंग दे दिया जाता है। ब्लैंकिंग में हमने क्या देखा, होल बनाना मकसद नहीं है, ब्लैंकिंग में बड़ा सा डिस्क काटना मकसद है, ठीक है, और जो बच जाए शीट में फालतू उसे क्या बोलेंगे, स्क्रैप। उसके बाद हमने देखा कि आखिर कितना क्लियरेंस हमें देना चाहिए, क्योंकि क्लियरेंस देना जरूरी है ताकि जो कटा हुआ पार्ट है वो आराम से डाई में से गिर जाए नीचे। क्लियर है दोस्तों। हम जब अलग अलग टाइप की डाई देखेंगे, कॉम्बिनेशन डाई, प्रोग्रेसिव डाई, कंपाउंड डाई, सिंपल डाई, तो उसमें आपको पता होगा कि अलग अलग डाइज में यही तो होता है, धकाधक क्या होती है, पंचिंग प्रेस में ऑपरेशन चल रहा होता है, बहुत सारा मटेरियल नीचे धकाधक गिर रहा होता है, एक ही बार में उसे हटा देते हैं लास्ट में पंचिंग प्रेस से। क्लियर है, यस। तो उसके बाद हमने देखा कि कितना आखिर क्लियरेंस कितना है वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कितना जोर लगाना पड़ेगा, है ना, आपको इस होल को बनाने के लिए। क्लियर है। और उसके बाद हमने देखा यदि मिनिमम डायमीटर का होल चाहिए तो दोस्तों जस्ट ऐसी पंच के अंदर फोर्स जस्ट क्रॉस हो जाना चाहिए शीट के रेजिस्टेंस से। शीट का रेजिस्टेंस मतलब शीट अपनी ताकत शो करता है आपको रोकने के लिए, पंच को रोकने के लिए। तो जैसे ही पंच ओवरकम करता है शीट की ताकत को, शीट के अंदर पहली बार होल बनना स्टार्ट होता है, और वो सबसे छोटा होल होता है जो बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद ताकत बढ़ाते जाइए, होल का साइज बड़ा बनता जाएगा। क्लियर है, सब ताकत का खेल है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने आज की क्लास समाप्त की। होप आप सबका कोऑर्डिनेशन मुझे अच्छा लगा और आप सबको भी मेरी क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और यदि कोई डाउट हो, जेन्युइन डाउट, ठीक है, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करो। क्लियर है, यस। और दोस्तों ये जो क्लास है ना, इसमें कमेंट्स मैंने क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्लास छोटी सी थी और मुझे टॉपिक को क्या करना था, खत्म करना था। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। यदि कोई भी दिक्कत फिर भी रह जाती है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे तो डाउट पूछ ही सकते हैं। डाउट के लिए आपके पास जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाउट के लिए, है ना, आप उत्कर्ष मैक ये वाला टेलीग्राम चैनल, उत्कर्ष मैक टेलीग्राम चैनल को पर अपने आप को क्या कर लें, जोड़ दें। ठीक है भाई, इस चैनल पर, इस टेलीग्राम चैनल पर, उत्कर्ष मैक नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपने आप को जोड़ लें। ये आपके डाउट सॉल्विंग सेशन का क्या है, टेलीग्राम चैनल है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्लास में क्या कर सकें, फोकस कर सकें, इसीलिए ये बनाया गया है। तो कोई भी आपका जो जेन्युइन डाउट है ना, उसको एक दिन के अंदर अंदर आंसर कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो इस वाले टेलीग्राम चैनल पर आपको एक्टिवेट हो जाना है मेरे दोस्त, इसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और भी अपने फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि डाउट किसी भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैकेनिकल के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट होगा वो इसी पर सारी की सारी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, है ना। कल क्लास में आ जाना करेक्ट 8 साढ़े 8 बजे लाइव, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।